दोस्तों नमस्कार, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज़ का 17वां एपिसोड लेकर आए हैं और आपके जो सारे सवाल हैं हम वो एक एक करके मिस्टर शून्य से जानेंगे। तो मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल ये है, क्या बॉलीवुड ने युवाओं को बर्बाद कर दिया है? हम पूर्ण रूप से तो यह नहीं मान सकते कि आज के युवाओं को बॉलीवुड ने ही बर्बाद किया है। उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। हाँ, एक पॉइंट बॉलीवुड का इसलिए है क्योंकि आज हमारे इतिहास में एक से एक योद्धा थे और जिनकी गाथाएं हम बच्चों को सुना करके प्रभावित कर सकते थे और आज हम विश्व स्तर के लेवल पर हम अपने बच्चों को तैयार कर सकते थे। लेकिन हमारे समय की जो बॉलीवुड है या कोई भी आप स्ट्रीम देख लीजिए फिल्मों की, उसमें आपको ऐसे लोगों को आइडियलाइज किया जा रहा है जो काम हमारे कानून में या किसी तौर पर कहीं से समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे कामों को हमारा आइडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हाल ही में आई पुष्पा मूवी में यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या दिखाया गया है कि एक जंगल को काटने वाले व्यक्ति का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। अब ऐसी सोच पे बच्चों के मन में क्या विकास आएगा कि जो पुलिस को भी चैलेंज कर सकें, आर्मी को भी चैलेंज कर सकें, ऐसे ही व्यक्ति हीरो कहलाते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति हीरो कहलाने लगें और सब ऐसे ही बन जाएं तो आप बताइए कोई भी देश चल सकेगा? सही बात। तो इसीलिए हमारे बच्चों की जो मानसिकता है वह न केवल बॉलीवुड, किसी भी डिजिटल कंटेंट से, चाहे वो सोशल मीडिया का ही क्यों ना हो, सबसे प्रभावित होती है। तो जो स्टोरी राइटर है, खासकर मैं उनकी बात करूंगा, स्टोरी राइटर की एक जिम्मेदारी बनती है। लेखक किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आज कई लेखकों को आपने कहते सुना होगा कि पब्लिक तो यही देखना चाहती है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। यार, पब्लिक तो जहर भी पीना चाह रही है, तो क्या हम उन्हें जहर पिला देंगे? हमें ये तो हमारा विवेक है ना कि हम पब्लिक को क्या दे सकते हैं। अगर पब्लिक गलत मार्ग में जा रही है तो सही मार्ग में उनको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की है? बुद्धिजीवियों की। और बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? आदमी जिनका प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो जो स्टोरी राइटर है उनकी कहानियों का प्रभाव तो समाज पर पड़ेगा ही। तो आपको कहानी लिखते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इससे थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए या एजेंडे के तहत बच्चों को यदि गलत मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं या अपने एजेंडे के तहत आप सोच रहे हैं कि हम किसी को हिंसा करके, किसी से छीना झपटी करके और अपने आप को डॉन बना करके इस तरीके से समाज में अपना सम्मान कमाएंगे, तो बच्चों की जो मानसिकता है वो इसी तरीके से छीनने और झपटने वाली रहेगी। और जब इस मानसिकता से बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कैसा देश बनेगा? इसीलिए मैं बॉलीवुड के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि वह आने वाले समय में अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपनी जो कहानियाँ हैं उनमें जो प्रेरणा स्रोत बनाए, वह केवल और केवल सैद्धांतिक रूप से जो अपने जीवन को अच्छा पकड़ के चले हैं, जो सत्य के साथ जिए हैं, उन व्यक्तियों की कहानी सम्मिलित करें। कहानी लिखने के तरीके होते हैं। अब राम के जीवन से आप क्या सीख सकते हो? राम के जीवन में सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां क्रिएट कर सकते हो। जब आप आज के ज़माने के युवाओं को एक हम महापुरुषों से प्रेरित होकर के कोई कहानियां नहीं लिखेंगे, आप अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए कहानियां बना रहे हैं या फिल्में बना रहे हैं, तो बच्चे भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। आप सोचिए, एक गाँव में 50 लोग रहते हैं और सभी लोग केवल अपना अपना देखने लगेंगे तो गाँव का क्या हाल होगा? इसीलिए गांव का ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा ना कि सब लोग एक दूसरे के साथ चलें, सब लोग एक दूसरे के साथ रह के देखें। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए मैं पूरा जंगल काट के चंदन का पूरा जंगल खाली कर दूं। ये कहां से कहां तक सही हुआ बताइए? उस जंगल के काटे जाने से क्या बहुत सारे लोगों का हित नहीं जुड़ा था? क्या सरकार उसको सही मायने में उपयोग करती, योजनाओं के द्वारा जनता तक लाभ पहुंचाती? इस प्रकार उस चंदन का उपयोग होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने तय कर लिया कि मैं अब इस चंदन को अपने हिसाब से काट सकता हूं और अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो यहाँ आदमी जो हमारी जो जनता है यहाँ वो कंफ्यूज हो जाती है। ऐसे में जनता के मन में क्या भाव आ जाते हैं कि जो पुलिस है वो पराई है और जो जंगल काटने वाला व्यक्ति है वो अपना है। अच्छा। और इस तरीके का जब भाव आता है तो फिर जब पुलिस पर आघात होता है किसी भीड़ के दौरान, तो उसको जनता मजे से देखती है। जनता को ऐसा लगता है कि भाई जो काम हम करना चाह रहे थे वो लोग कर रहे हैं। अब ये मानसिकता किसने दी? ये फिल्मों के द्वारा। फिल्मों में आधे से ज्यादा फिल्मों में आपको पुलिस वालों की पिटाई दिखाई जाती है। एक
शिक्षित देश में आप हमारे ही द्वारा बनाई हुई पुलिस को, भाई पुलिस किसकी है? जनता की है। जनता की पुलिस को तुम एक व्यक्ति से पीटते दिखा रहे हो और जनता उसके लिए तालियां बजा रही है। ये चीज लोगों को नहीं समझ में आ रही है। हमारे लिए जो सुरक्षा के लिए दिए गए थे टूल्स, उन टूल्स को तुम अपमानित कर रहे हो भरे बाजार। उन टूल्स को आप इस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो कल के दिन उसी का रिफ्लेक्शन सामने आता है कि जनता और पुलिस के बीच में प्रेम भी नहीं रहता। तो पब्लिक उनको कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों को इस नजरिए से देखती है, उनको पिटता हुआ देखती है। भ्रष्ट, देखिए भ्रष्ट व्यक्ति नहीं होता है, भ्रष्ट उसकी सोच हो जाती है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देगा तो वह अपने कर्तव्य से गद्दारी कर ही सकता है। जी जी, ठीक है। एक न एक समय के बाद तो ऐसा आएगा कि जब उसको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या अपना फर्ज चुने या अपना स्वार्थ चुने, और वहीं उससे वो गलती हो जाती है। तो आपको शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए ना, और शिक्षा किसके माध्यम से दी जाएगी? फिल्मों और ये जो साहित्य है, इनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिलती है। बाकी जो आप एकेडमिक शिक्षा की बात करें तो वो सबकी कॉमन होती है, लेकिन जो विचारधारा बदलने वाली शिक्षाएं होती हैं वो इन्हीं के द्वारा मिलती है। फिल्म हो गया, गाने हो गए, संगीत हो गए, इनके माध्यम से मिलती हैं। हाँ, तो हम लोग बचपन में हम लोग भी मूवियाँ वगैरह देख के और बाहर लगता था, इतनी मारधाड़ देख के निकलते तो लगता था हमें भी कोई मिल जाए तो हम उसे ऐसा कर दें वैसा कर दें। तो ये विचार आप बचपन से डेवलप हो रहे थे जी। अब सोचिए बचपन में बच्चे की सोच अगर ऐसी हो जाए कि दूसरे को मार करके ही मतलब डॉन बना जा सकता है, तो सबके बच्चे अगर ऐसे ही हो जाए तो आप बुढ़ापे में आप चल पाओगे रास्ते में? तो आप अपने ही बच्चों को अपने खिलाफ ही तैयार कर रहे हो जी। तो इसीलिए आज से ही हमको जाग करके ऐसी स्टोरियों को फिल्मों में, बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सम्मिलित किया जाना चाहिए, जहां जो हीरो हो उसका उद्देश्य सबका भला करना हो। अगर ये मानसिकता वाले हीरो होंगे और इनकी लोग इज्जत करेंगे तो ऐसे हीरो समाज में हर व्यक्ति बनना चाहेगा। और जब बच्चे दूसरों के हित देख करके हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो जो कोई भी पेशा चुनेंगे तो सबसे पहले उस पेशे में वो अपना स्वार्थ नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले वो लोगों की भलाई ढूंढेंगे। और जब ऐसा सोच का ऐसा सिस्टम डेवलप होगा तभी हम कह सकेंगे कि हाँ ये आदर्श देश है हमारा। आप ये देख रहे हैं कि वेब सीरीज जैसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ बच्चों की मानसिकता और भी ज़्यादा अश्लीलता की ओर आकर्षित हो रही हैं। वो लोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको जो ऐसी ऐसी चीज़ों में आकर्षण दिया जा रहा है जो एक व्यक्ति की नीड होती है एक उम्र में। अब उन चीज़ों को तुम उसका आकर्षण बना दोगे, भाई वो चीज़ एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज़ों को कैसे आपने उसके आनंद प्राप्ति का माध्यम बना दिया। और यही कर रहे हैं आज जितने वेब सीरीज और इस तरीके के लोग हैं, वो बच्चों और लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से आकर्षण होने के लिए वो केवल दैहिक रूप से ही तो आकर्षण दिखा रहे हैं जी। ज्ञान की तो कोई बात होती नहीं है कि लड़की के अंदर कोई ऐसा नॉलेज था जिसको नॉलेज को सीखने के लिए लड़का उससे आकर्षित हुआ, ऐसी तो कभी कोई बात नहीं आती। और जब तक आप किसी स्त्री को उसके ज्ञान से नहीं परिचय करवाओगे समाज में, तब तक स्त्रियों के लिए जो पुरुषों की जो मानसिकता है वो इसी तरीके की रहेगी, भोगवादी विचारधारा। आप कभी भी आपने दिखाने का प्रयास किया कि स्त्री के अंदर क्या टैलेंट है, इस लड़की के अंदर क्या गुण है? फिल्मों में आप उसको एक डांसिंग आइटम बनाने का प्रयास करते हैं निरंतर, तो फिर लोगों के मन में उसको आपने ऑब्जेक्टिफाइड कर दिया है, आपने उसको एक वस्तु बना के रख दिया है स्त्री को। जबकि स्त्री तो वो परम तत्व है जो धारण करने वाली सबसे अथाह शक्ति होना चाहिए था। और जब तुमने केवल उसको भोग प्राप्ति का माध्यम बना दिया तो आज देश की और विश्व की ये हालत है कि आज जो लोग सह रहे हैं उन्हें लोग सोचते हैं कि ये पागल हैं, और जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं, उनको लोग आइडल मान रहे हैं। तो हमेशा केवल भाई अगर किसी को आप किसी से ले रहे हो तो कोई देने वाला भी तो होगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लेने वाला इज्जतदार है और देने वाला कमजोर मान रहे हो आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? कलह होगी ना। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि हमारे यूथ की विचारधारा यदि अच्छा करना है तो उनको एक अच्छी स्टोरी के साथ जोड़ना होगा जी, ताकि उनका जीवन भी एक ऊंचाइयों की ओर बढ़े, उनके जीवन में प्रकाश बढ़े, ना कि उनके जीवन में ऐसी चीज़ें डाली जाएं कि अपने स्वार्थ के लिए आप कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। सत्य के लिए कोई भी मार्ग छोड़े जाते हैं ना, स्वार्थ के लिए थोड़ी ना कोई भी मार्ग अपनाए जाते हैं। तो ये विचारधारा कहाँ से आएगी? जब आप स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण और इस तरीके के जो योद्धा थे उनसे जुड़ती हुई कहानियाँ डिज़ाइन करेंगे, उनसे प्रेरित होकर के जब आप कहानियाँ लिखेंगे तब जाके बच्चों का विकास होगा, ना कि आप अपने मनगढ़ंत कहानियाँ लिख के। आप जो कहानियाँ लिख रहे हैं और जिस चीज़ को आप प्राथमिकता अपने दिमाग में दे रहे हैं वो सत्य नहीं है।
अगर वो सत्य होता तो वो कहानी, उस कहानी के माध्यम से पहुंचने वाले लोगों को आप अंजाम देख लीजिएगा कि क्या होगा। आज पुष्पा के जैसे जो व्यक्ति कर रहा होगा उसका हाल आप देख लेना। किसी पेड़ के किनारे डर के सीआरपीएफ से छुपा होगा वो, उसकी असली जिंदगी तो यही होगी ना कि सीआरपीएफ के डर से वो कहीं छुपा होगा पेड़ के पीछे। अब ये यहाँ तो इस तरीके के दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत में छुपा होगा। यही चीज बच्चों को दिखाने की, वास्तविकता दिखाओ किसी भी जीवन की वास्तविकता। कलर भी किए जाते हैं तो सच्चाई को दिखाने के लिए कलर प्रस्तुत किए जाते हैं, ना कि छुपाने के लिए। मिस्टर सून, अगला सवाल यह है, आप लोगों से कहते हैं अपने आप को पहचानो, तो क्या आपने अपने आप को पहचान लिया है? स्वयं को जानने का जो सफर होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो यदि मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने अपने आप को पहचान लिया होगा, ठीक है। उस यात्रा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब एक अपने आप को पहचानने की जो मार्ग होता है, उस दिशा में मैं आगे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं उन चीज़ों को तो छोड़ता जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को नीचे ले जा रही थी। उनको मैंने त्यागना प्रयास किया है और काफ़ी समय से मैं निरंतर ये चीज़ करता आ रहा हूँ। धीरे धीरे अपने मोह के बंधनों से बाहर आने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ निरंतर, और सत्य की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूँ। लेकिन सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त कर लें। तो चेतना की जो नेत्र होते हैं उनको खुलने के लिए आपके जीवन में बहुत लंबी तपस्या लगती है, ठीक है। यही तप है हमारा कि आज हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और साथ में अपने आप को भी ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण ज्ञान ले सके, ठीक है, लेकिन उस दिशा में बढ़ने वाला हर व्यक्ति ज्ञानी होता है। कैसे होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति एक पॉइंट पर है तो 2 पॉइंट में पहुंचने वाला व्यक्ति उसके लिए ज्ञानी ही कहलाएगा। कोई 3 पॉइंट पे है तो 2 के लिए 3 पॉइंट वाला ज्ञानी कहलाएगा। इसी प्रकार ये जो यात्रा होती है वो अनंत की ओर बढ़ती है और मृत्यु तक चलती ही रहती है आपकी यात्रा। मतलब मृत्यु के समय तक आप अपने आप को नहीं कह सकते कि आप मुक्त हैं, क्योंकि लास्ट में आपका शरीर तो आपके साथ है ही ना जी भाई। सारी चीजें आपने छोड़ दिया, मैंने माना, लेकिन लास्ट में आपकी ये देह भी यदि आपके साथ है, ये शरीर भी यदि आप लेकर के बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपने अभी इस भौतिक जगत का कोई चीज आपने रखा हुआ है अपने पास। तो इस कारण से आप पूरे तरीके से आप उस दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये यात्रा पूरे जीवन चलेगी और अपने आप को पहचानने का जो ये तरीका है, इसके अतिरिक्त कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने नीति का जो मार्ग अपनाया था कि आपको हर विषय को धीरे धीरे करके त्यागना होगा और उसको पूरे बोध से जानते हुए आपको मोह के बंधन काटने होंगे। किसी व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं होती ना कि वह एकदम से जागृत हो जाए और सारे चीज़ों को समझ ले कि हाँ ये सब माया है, मोह है, और सब छोड़ करके एकदम संत की तरह जीवन अपना ले। तो इस रास्ते में हमें धीरे धीरे बढ़ना होता है और उसी रास्ते की ओर मैं भी धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अपने मार्ग से जो सीखा तो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आवश्यक नहीं है कि मुझसे ज़्यादा यहाँ इंटरनेट पर ज्ञानी मौजूद नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी हैं जो मुझसे अच्छे वीडियो बनाते हैं, मुझसे अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं भी उनसे सीखता हूँ। तो धीरे धीरे हम एक दूसरे को सिखाते सीखते, हमारा उद्देश्य है कि इस संसार को एक अच्छी अवस्था में लाया जाए जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, स्वार्थ पीछे रख करके हम मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना समझें। जब हम मिलकर के ऐसी दुनिया बनाएंगे तो ही दुनिया अच्छी बनेगी। तो प्रयास किसी ना किसी को तो करना ही होता है। तो उसी प्रयास को मैं आगे बढ़ाने का संकल्प मैंने लिया है। तो आप सभी मेरा साथ दें, और जो मेरे साथ है मुझे वो भी चाहिए, और जो मुझे कमेंट में गालियां भी दे रहे हैं मुझे वो भी चाहिए। क्योंकि यदि सब लोग मेरी तारीफ ही करते रहेंगे तो मेरे अंदर अहंकार बढ़ने लगेगा। तो फिर जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अहंकार छोड़िए, वही अहंकार मेरे अंदर आएगा कि मेरे को इतना ज्ञान है कि मेरे बराबर तो अच्छे वीडियो किसी के है ही नहीं। तो यदि आप गालियाँ भी देते हैं तो मैं उनको किसी गलत दृष्टि से नहीं लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि पूरा ज्ञान मुझे नहीं होगा, कहीं कहीं किसी विषय पर मैं कमी कर सकता होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और मैं ये पूरे वचन के साथ आपसे कहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी बात आपके सामने नहीं रखूँगा जिस चीज़ पर मुझे विश्वास नहीं है पूरी तरह से। मतलब आप ये मत समझिए कि जो बातें आपको बता रहा हूँ केवल मैंने किसी से सुन लिया है इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने उस चीज़ों को फील किया है। आज लगभग कुछ वर्ष हो चुके हैं जब मैंने अपने काम में एक अच्छा फोकस प्राप्त किया है। मेरा केंद्र जो है अपने काम में रहता है और मैं
लगभग कुछ मतलब 1-2 वर्ष हो गए होंगे जब मैंने किसी भी छोटे मोटे दुख में मैं कभी भी टूटा नहीं। और जब इन बातों को मैंने अपने जीवन में देखा तो फिर मुझे लगा कि यार ये जो स्थिति मुझे इन पिछले 1-2 सालों में प्राप्त हुई है, इसकी तो मैं तलाश पिछले कई वर्षों से कर रहा था, लेकिन सांसारिक मार्ग से तो ये मुझे कभी प्राप्त ही नहीं हुई थी। और आज जो मन मेरा शांत है, तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए तो मैंने कितना प्रयास किया, लेकिन जब वो चीज़ मुझे यहाँ प्राप्त हुई तो मैं वही चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके सकारात्मक कमेंट का भी मैं स्वागत करता हूँ, और नकारात्मक कमेंट जो आप करते हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस जब दोनों चीज़ें मेरे साथ होंगी तभी मेरा बल्ब जलेगा। तो इसीलिए आप दोनों चीज़ें आप देते रहिए, आप प्यार भी दीजिए और नफ़रत जिन्हें देना हो तो नफ़रत भी दीजिए। मैं आप सभी के साथ हूँ। धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हुए और भी सीखते हुए आपको अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। तो मिस्टर शून्य, जो आपका ये कार्य है, ये पूरे वैश्विक स्तर को लेकर के है कि सिर्फ यहीं तक अपने क्षेत्र तक ही ये सीमित है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने सारी पहचानों को त्यागने का प्रयास किया है और कर रहा हूँ। तो यदि मैं सारी पहचानें त्याग देता हूँ तो यह किसी एक देश तक तो सीमित हो ही नहीं सकती मेरी जो यात्रा है जी। ये तो पूरे विश्व को एक करने की मुहिम है। तो पूरे विश्व को अगर आप एक करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपको उसमें समय भी लगेगा और उसमें काफ़ी साहस भी चाहिए। और इसमें लगता है आपने सारे वर्गों को शामिल कर रखा है इसमें। मेरे लिए कोई वर्ग, देखिए हमारे जो विचार जो आध्यात्मिक मार्ग पे होते हैं उनके लिए वर्ग नहीं होते ना। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब ही यही है कि हमसे अलग कुछ चीज़ है ही नहीं जी। जो आप है वही मैं हूँ। और जब हम सब एक हैं तो फिर हमको भेदभाव जैसी चीज़ें हमारे मन में कैसे आ सकती हैं? और इसी दृष्टिकोण से मैंने अपने जीवन का चुनाव आप लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए किया। मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी के साथ मैं भी चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते रहें। तो मिस्टर शून्य, आप आने वाली यूथ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? न्यू जनरेशन के लिए अभी तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अपने जीवन के बारे में खुद विचार करें। अपने जो भी चीज़ें आपको आकर्षित कर रही हैं तो पहले उनसे सचेत होने का प्रयास करें, क्योंकि आकर्षण मनुष्य को अंधा बना देता है। इसीलिए किसी भी विषय को आकर्षित होकर के ना चुनें और उसके पीछे का पूरा अध्ययन करें और फिर आप अपने उस विषय का चुनाव करें जो भी अपने जीवन में आप चुनना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में आप करना चाहते हैं। और निरंतर हमारे वीडियो देखते रहें ताकि आपको हम जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वह मैसेज पहुंचा सकें। और इसी प्रकार हम लोग मिलकर के इस विश्व के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारा साथ देंगे तो हमारा जो रास्ता है थोड़ा आसान होगा। मिस्टर शून्य, हमारा अगला सवाल ये है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छा मनुष्य जो भी अपने आप को मान रहा है या आपने किसी को अच्छा समझा जिसके जीवन में दुख हैं, तो आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के अभिनय के रूप से आप उसको देख रहे हैं तो वो आपको अच्छा लग रहा है तो उसके जीवन के सारे कर्म अच्छे ही होंगे। अच्छाई का मतलब क्या होता है? व्यक्ति अच्छाई को आज नैतिकता के पैमाने से आंकने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गरीबों को रोटी खिला दे तो वो अच्छा हो गया, भले उसने अपने अपने पद में रहते हुए कितनी भी रिश्वत ली होगी वो फर्क नहीं पड़ेगा उसे। अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी मार्ग से धन अर्जित करें और कुछ अच्छाई कर दें तो आप अच्छे हो गए, या अपने जीवन में थोड़ी काम आप अच्छे कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बुरे भी कर रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा का मतलब ये होता है कि आपको सत्य के साथ होना है। अच्छा बुरा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब जो चीज़ जो चीज़ आपके लिए अच्छा है, यदि मांस खाना, तो बकरे के लिए वो अच्छा नहीं है। बकरे के लिए तो मौत हो जाएगी वहाँ। तो ये चीज़ भी आप देखिए कि जरूरी नहीं है ना जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ दूसरे के लिए भी अच्छा हो। तो यहाँ ये बात नहीं होती है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है और कौन सा व्यक्ति बुरा है। यहाँ ये बात होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सत्य के साथ है। यदि उस कंडीशन में भी उसको दुख मिल रहा हो तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर होना चाहिए था, क्योंकि सत्य के मार्ग में जो चलते हैं केवल वही व्यक्ति दुख से अछूते रहते हैं। बाकी सबको तो संसार ही दुख है। यदि आपने इस संसार में जन्म भी लिया है तो आप दुख में ही रहेंगे। दुख तो आपको मिलने ही, बस ये आपका अंतर ये है कि आप उन दुखों को अपने जीवन में कितना स्थान दे रहे हैं। ठीक है, तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वास्तविक रूप से, जिनको अगर आप अच्छा कहना ही चाहें, तो उनको दुख उनके जीवन में यदि मिलते भी हैं तो भी उनसे वह टूटते नहीं हैं।
तो यह सवाल यदि आप पूछ भी रहे हैं तो ये उस तरीके के अच्छे व्यक्ति होंगे जो नैतिक तौर पर सबके सामने तो अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो जीवन होता है वो सत्य पर आधारित नहीं होता। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को प्लान करके चल रहे होते हैं और उसी जीवन में थोड़ा सा सत्य शामिल करने का प्रयास करते हैं। जबकि आप झूठ के साथ थोड़ा सा भी सत्य शामिल कर रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, आपका झूठ थोड़ी ना सत्य हो जाएगा। अच्छा। सत्य के साथ चलने का मतलब पूरा सत्य के साथ चलना होगा आपको। आप इतना सा भी % यदि अपने साथ असत्य जोड़ के चल रहे हैं तो उसका दुख तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हम 60% अच्छा कर रहे हैं 40% गलत कर रहे हैं तो उसको कवर हो जाएगा। आप 1% भी गलत कर रहे हो 99% भी आप अच्छा कर रहे हो तो 1% का इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि उस 99% के इम्पैक्ट पर भी वो भारी पड़ सकता है। अच्छा। तो आपको सत्य के साथ जब चलेंगे आप, तब ये प्रश्न आपके जीवन में नहीं उठेंगे। जी मिस्टर शून्य, आज का हमारा चौथा सवाल ये है, मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन क्यों बन जाता है? ऊपरी तौर पर सभी मनुष्य आपको समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर चेतना के अनुसार उनका विभाजन किया जाता है। ठीक है, यदि आप किसी मनुष्य को सोच रहे हैं कि ये एक दूसरे से आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी चेतना के स्तर में जमीन आसमान का अंतर होगा। कोई व्यक्ति छोटी चेतना का होगा तो उसे बड़ी चेतना के व्यक्ति से हमेशा समस्या होगी। अच्छा। तो इस कारण से उसका लड़ाई होना स्वाभाविक हो जाता है। और कई बार ये होता है कि जब आपके जहाँ स्वार्थ जुड़े होते हैं, उन स्वार्थों को जब किसी और व्यक्ति लेना चाहता है तो दूसरा कारण ये लड़ाई का बनता है। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने जीवन में खुश हूँ तो मैं ज़बरदस्ती किसी से उलझने जाऊँगा? नहीं ना। नहीं। जब मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुखी हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ कमी है मेरे अंदर, तब मैं दूसरे के ऊपर ध्यान दूंगा। और जब मैं दूसरे के ऊपर ध्यान दूंगा तो जहाँ मुझे प्रेम मिलेगा वो उससे मैं आकर्षित हो जाऊंगा, और जहाँ मेरे विरोध में जो बातें होंगी उससे मैं लड़ बैठूंगा। यही जीवन का चक्र चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य मनुष्य से लड़ता रहता है। यदि सभी मनुष्य चेतन होकर के जीवन जीने लगे तो एक भी मनुष्य पे आपस में लड़ाई नहीं होगी। अभी देख रहे हैं कि सारे मनुष्य जो आपको दिख रहे हैं कि एक साथ हैं। भाई यदि लड़ाई की बात करें तो आपने देखा होगा परशुराम और राम भी एक दूसरे से विवादित स्थिति में आए थे जी। लेकिन दोनों की चेतना बहुत ऊपर थी। तो उस लड़ाई को उन्होंने झुक करके कैसे सॉल्व कर लिया। जी हाँ जी। भाई एक बड़े का गुण क्या होता है कि अगर देख रहे हैं कि सामने व्यक्ति क्रोधित है लेकिन है वो भी ज्ञानी, तो उसके सामने झुकना आपकी बुद्धिमत्ता होती है। अब यहाँ हो जाता है क्या, जब दो व्यक्ति सिमिलर चेतना के हैं, कोई व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर वहाँ युद्ध की परिस्थिति तो निश्चित रूप से बनेगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपके अंदर नम्रता भी होना चाहिए ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर शिव की तरह रुद्र भी बन सकें। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको झुकना पड़े तो काली के सामने आप लेट भी सकें। तो जब दोनों भाव आपके अंदर होंगे तो आपके अंदर झगड़े सुलझाने की, आपस में शांत करने की, लोगों को यदि कोई क्रोधित हो रहा है तो उसे शांत करने की आपकी एक भावना भी विकसित होगी, जिससे आप इन झगड़े रोक सकेंगे। मिस्टर शून्य, आज का हमारा आखिरी सवाल ये है, पत्रकार को कैसा होना चाहिए? पत्रकार कई क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पत्रकार होते हैं, लेकिन आजकल हम सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं वह राजनीतिक रूप से जुड़े पत्रकारों को देते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए पत्रकारों का सीधा संबंध होता है जनता के साथ जी। तो जनता की जो आवाज़ उठाने वाले पत्रकार होंगे उनसे जनता ज़्यादा कनेक्ट होती है। इसीलिए पत्रकार को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जब भी वह पेशा का चुनाव करे तो उसको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होने चाहिए वहाँ। यदि किसी भी पत्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा है, अपने एजेंडे के तहत वो पत्रकारिता करने आ रहा है, तो उस पत्रकार को निश्चित रूप से दुखित होना पड़ेगा आगे चल करके। वह क्योंकि भाई सत्य तो एक ही होता है, आप सत्य के विरोध में कितना भी आप अपना झूठ परोसने का प्रयास करेंगे, एक ना एक दिन सत्य सबके सामने आना ही है। तो ऐसी कंडीशन में पत्रकार को सत्य के साथ ही चलना चाहिए। स्थितियां आपकी कैसी भी हो सकता है आप पर जानलेवा हमला हो सकता है ऐसी पत्रकारिता करते में, लेकिन जो आप जीवन भर घुटने वाले हो अपनी पत्रकारिता के पेशे को, अगर आपने किसी के दबाव में आकर के बदलने का प्रयास किया या आप अपने सिद्धांतों से पीछे हटे,
तो जीवन आपका ही दुखी होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के साथ नहीं चलता उसको तो जीवन में वैसे भी आनंद नहीं मिलने वाला। और अगर पैसे कमाने के लिए आपने पत्रकारिता का पेशा ज्वाइन किया तो फिर आप व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे मार्ग हैं, आप उनको अपना सकते हैं। फिर आप निश्चित रूप से वहाँ पैसे कमाइए और अपने मन से आप जीवन जीजिए। लेकिन यदि आप पत्रकारिता को धन अर्जित करने का उद्देश्य से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये गलत मार्ग है धन अर्जित करने का। यहाँ तो केवल वही व्यक्ति कदम रखें जिनके हृदय में अपने स्वार्थ से ज्यादा सत्य को जो महत्व देते हों, जो ट्रुथ के साथ चलना चाहते हों, वही व्यक्ति पत्रकारिता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आजकल आपको देखने को क्या मिलता है कि कोई पत्रकार एक्स पार्टी का सपोर्ट करता है, कोई पत्रकार वाई पार्टी का सपोर्ट करता है। उनके विषय में आप एक भी नकारात्मक बात आपको नहीं दिखाई देती। जिनका आप सपोर्ट कर रहे हो उनके विषय में आप एक भी नकारात्मकता नहीं देख पाते। तो ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि आपका स्वार्थ जुड़ गया। यदि आप स्वार्थ से कनेक्टेड नहीं हुए होते उनसे तो आप उनकी नेगेटिविटी भी देख पा रहे होते। और अब आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आपके स्वार्थ पूरे कर दिए गए हैं। और जब आपके स्वार्थ कहीं से पूरे हो जाते हैं तो आपको फिर आंखों में चश्मा लग जाता है और उसी चश्मे के कारण ही आपका जो आने वाला जीवन है वह प्रभावित होने वाला है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में जो जनता के द्वारा जब आपको रिप्लाई दिया जाएगा ना, तब आपको समझ में आता है। इसीलिए आपके काम को जो भी आप करें पत्रकारिता में, यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपको पहले अपने हृदय के सत्य तक पहुंचना चाहिए। आपको अपनी अंतर आत्मा में जुड़ कर के ही पत्रकारिता करनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता केवल एक रोजगार नहीं है, केवल एक व्यवसाय नहीं है। पत्रकारिता लोगों की आवाज़ है। यदि आप उनकी आवाज़ उठाने में कमी करेंगे तो इसका आपको तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। साथ में आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ से बहुत प्रभावित होगी। इसीलिए हमारी पत्रकारिता के पेशे में सिद्धांत सत्य को साथ रखकर चलना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देते हुए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मिस्टर शून्य के दिए गए जवाबों से आप सभी लोग बहुत संतुष्ट होंगे और आगे भी जो आने वाले एपिसोड हैं उनमें आप कमेंट के माध्यम से हमसे सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं। इसी अपेक्षाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।